नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत करते हैं और बीच बहस में आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा है लड़ाई का। दरअसल लड़ाई मतलब युद्ध वाली लड़ाई नहीं है, हालांकि युद्ध जैसा ही दृश्य है, परिदृश्य है। जब हमने कुछ समय पहले सुना था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन आज लड़की हूं, नहीं लड़ सकती हूं। आखिर क्या वजह है? बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी आपने, क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है और गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली से राहुल गांधी उतर रहे हैं। अमेठी से वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी इस सीट से लगातार चुनाव लड़ती आई है, लेकिन इस बार कुछ उलटफेर पार्टी में देखा गया है। सवाल है कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ रही हैं? प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने के पीछे क्या वजह है? क्या पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दी है या फिर परिवारवाद का हवाला दिया गया है? पारिवारिक कारण है कि पहले एक जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वहां पर पहले उनके पति चुनाव लड़ने वाले थे, वो वहां से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनका नाम भी दरकिनार कर दिया गया है। आखिर वो सीट जो सीट परंपरागत सीट थी और बात करें 2019 में जिस सीट से हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, उस सीट को लेकर के तमाम कवायद चल रही थी। और प्रियंका गांधी के चुनाव ना लड़ने के पीछे क्या वजह है? क्या वो जो मैसेज देना चाहती थी जब उन्होंने कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आज क्यों नहीं लड़ रही हैं? जहां एक तरफ ये बात कही जा रही है कि क्या हार का डर है, क्योंकि मोदी ने तो कह दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि वायनाड से हार का डर है, इसलिए राहुल गांधी ने रायबरेली की ओर रुख किया है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी आपने, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से और जिस तरह से जयराम रमेश का जो ट्वीट सामने आया है उससे भी अब कवायद जो है वो तेज हो गई है। सियासी गलियारों में ये भी बातें जो सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के लिए राजनीति के द्वार किसी और तरीके से खोले जाएंगे। प्लान बी कांग्रेस के पास रेडी है और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। राधा वल्लभ शारदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ ही रमेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, सर आपका बहुत स्वागत है। कल्पना जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, मैम बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ दिनेश निगम जी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करूंगा और चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, आपके पास आना चाहूंगा देवदत्त दुबे जी। बात है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, नहीं लड़ रही हूं। प्रियंका गांधी आखिर क्यों नहीं है प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में? किस तरह से लेट लतीफ कांग्रेस में चल रही है प्रत्याशियों को घोषित जी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ रही, तो ये रणनीति होगी, क्योंकि दोनों सीटों पर लड़ने में फिर इनके स्टार प्रचारक इनके पास नहीं है कि पूरे देश में कहाँ जाएंगे प्रचार करने, अभी दोनों व्यस्त हो जाएंगे। तो और ये भी हो सकता है कि दोनों जन रायबरेली में प्रचार करें, प्रियंका भी राहुल के लिए करें, राहुल बाहर प्रचार करने के लिए जाएं, और बाई चांस यदि जीत जाते हैं रायबरेली से तो वायनाड जो खाली सीट होगी वहाँ से फिर प्रियंका गांधी को लड़ाया जा सकता है। ये पार्टी की रणनीति है, क्योंकि जिस तरह से दोनों स्टार प्रचारक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तीन ही स्टार प्रचारक है। बीजेपी में तो दर्जनों स्टार प्रचारक है, तो दोनों यदि चुनाव लड़ते तो मुझे लगता दिक्कत होती। ये पार्टी की रणनीति होगी कि उन्होंने एक को लड़ाया है, अभी टेस्ट लगाया है, और अमेठी की बजाय राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं, क्योंकि अमेठी में वो चुनाव हार चुके थे और इसके बाद ही वो वायनाड गए थे, और स्मृति ईरानी फिर अमेठी में प्रत्याशी है। तो एक सीट जो सेफ वो मान रहे होंगे कि परंपरागत इंदिरा गांधी के समय से फिरोज गांधी भी वहाँ से सांसद रहे रायबरेली से, तो इसलिए राहुल को वहाँ से लड़ाया गया है। और मुझे लगता है प्रियंका गांधी इसलिए नहीं लड़ रही कि वो प्रत्याशियों को लड़ाई। ठीक है, कहीं ना कहीं देवदत्त दुबे जी, जिस तरह से आपने बताया कि स्टार प्रचारकों की सूची, क्योंकि स्टार प्रचारक हम देख रहे हैं बीजेपी में तो भरपूर है, लेकिन कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं कमी स्टार प्रचारकों की देखी गई। और प्रियंका गांधी जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है, स्टार प्रचारक एक वही है प्रियंका गांधी जो तमाम जिलों में जाकर कांग्रेस का प्रचार जो है वो धुआंधार तरीके से कर रही है। लेकिन इससे एक सवाल ये भी खड़ा होता है, कल्पना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब रायबरेली से क्योंकि प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही है, परंपरागत सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, इससे ये भी चीजें सामने आ रही है। स्मृति ईरानी से जिस तरह 2019 के नतीजे हमने देखे, इस बार अमेठी से स्मृति ईरानी है और केएल शर्मा को कांग्रेस ने वहां से उतारा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि क्या स्मृति ईरानी से डर गए हैं राहुल गांधी, या फिर सरेंडर उन्होंने स्मृति ईरानी के आगे कर दिया है?
जी काफ़ी हद तक एक सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अगर मान के चलिए आपको ये सीट, आप ऋषिका मान लिया आपको ये सीट सुटेबल नहीं लग रही थी, आपको लग रहा था कि यहाँ पर स्मृति ईरानी पहले भी क्योंकि 2019 में जीत चुकी हैं, आपको लगा कि ये थोड़ा सा हमारे लिए डाउटफुल सीट है, कहीं और से आप नामांकन दाखिल कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जो एक मैसेज देने की कोशिश की, बिखरी हुई कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक निराशा और आती है। जब देखिए मैदान में जब युद्ध होता है, युद्ध में अगर राजा घर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं जो उनकी सेना होती है, सेना में कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होता है। यही स्थिति इस समय कांग्रेस की है। देखिए उत्तर प्रदेश जिस तरह से प्रियंका गांधी के हाथों में दिया गया था कांग्रेस द्वारा, और उन्होंने उस पर मेहनत भी करी थी, एक बहुत अच्छा कोई ऐसा एक सुरक्षित सीट ढूंढी जा सकती थी जहां पर वो जीत हासिल कर सके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेरा, उनकी उम्मीदें भी धूमिल हुई है, क्योंकि हमने रायबरेली से खबरें तक देखी हैं, जब सीट पर सस्पेंस कल दोपहर तक बना हुआ था तो कार्यकर्ता जो थे वो फांसी के फंदे पर लटकने को भी तैयार हो गए। यही सारी चीजें, यही मनोबल डाउन करती हैं कि आपके कार्यकर्ता आपसे क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं। वो चाहते हैं कि आप मैदान में आए, आप उनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि कोई भी देखिए स्टार प्रचारक की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से कहा जाता है कि कांग्रेस के पास कम है, आज के टाइम में खरीदे जाते हैं। बीजेपी के पास तो संगठन मजबूत है, इसलिए उनको ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती। आप बुलाइए ना, आपके पास ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है, आप उनको जोड़िए, उन पे पैसा खर्च कीजिए, बुलाइए, लेकिन कम से कम एक फेस ऐसे रखिए जो जनता के बीच में मैसेज देने का काम करते हो। अगर कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में है कि उनके पास कोई ऐसा स्टार प्रचारक नहीं बचा, उनसे जुड़े हुए ऐसे लोग नहीं है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हो या बिजनेस से ताल्लुक रखते हो, ऐसे कुछ फेस तो आप भी चुन सकते हैं, लेकिन चुनाव इतने नजदीक, चुनाव का फेज निकल गए हैं। ऐसी स्थिति में आज तक आपके पास कोई ऐसा कैंपेन करने के लिए कोई ऐसा लीडर नहीं है। अगर राहुल गांधी, खड़गे और इन लोगों को छोड़ दिया जाए, क्या सिर्फ राजनीति एक परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है? ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, और सिर्फ एक जगह की बात नहीं करूंगी मैं, हर स्टेट में देख लीजिए जो खास चेहरे हैं जिनको प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, ज्यादातर उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हर स्टेट में ज्यादातर ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर सेनापति ही अपने आप को गिव अप कर जाए तो बाकियों से क्या उम्मीद रखोगे? एक पॉजिटिव मैसेज दिया जा सकता था ऋषिका, जो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस देने में असफल रही। देखो, कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना चाहती, तो इस तरह के जो संदेश देना चाहिए थे उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है, असफलता की ओर है कि अपने कार्यकर्ताओं में उतना जोश नहीं भर पाई है। राधा वल्लभ शारदा जी, आपके पास आना चाहूंगा। और बात जो हो रही है कि राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि अमेठी से कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। क्या एक बार वो वहां से हार गए? पिछली बार भी 2 सीटों पर चुनाव लड़े, इस बार भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो वायनाड से हारेंगे, उनको विश्वास हो गया है, इसलिए वो रायबरेली की ओर कूच कर रहे हैं, और उनका नाम रणछोड़ दास दिया गया है अमेठी से चुनाव ना लड़ने के कारण। आपको लगता है कि स्मृति ईरानी की जो बात है, जो उन्होंने कहा है कि अमेठी से कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली, चुनाव से पहले इस तरह के जो वक्तव्य हैं, कांग्रेस की हताशा है या स्मृति ईरानी का अति आत्मविश्वास है? अभी ये नहीं कह सकते कि उनमें हताशा आ गई है जी, या अति विश्वास जी, मैं दोनों को नकारता हूँ जी। क्यों कि मतदाता का कोई भरोसा नहीं इसकी तरफ चला जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रचारक जो हैं जी, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों या अन्य दलों के हैं जी, अब राहुल गांधी वायनाड छोड़ के, वायनाड के साथ साथ यहाँ लड़ रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने एक बार और कहा था जी, मायावती के मामले में, मायावती ने अपने लोगों को, और उसने किसी भी ये इंडी गठबंधन से उसने सम्मिलित नहीं हुई, और उसने ये कहा था कि मैं अगर इस गठबंधन में मैं शामिल होती हूँ तो फिर मैं अपने मतदाता जो है उनसे क्या बोलूँगी कि आपको किसको वोट देना है। अब मालूम पड़ा कि जहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी है और मायावती अगर वहाँ जाती है और वो बोलती है कि हमें आपको कांग्रेस को मत देना है, तो अभी मैंने मेरे बहुत से मित्रों से जैसे मैंने बात की, मेरे सामने बात आई मतदान प्रतिशत कम क्यों है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कांग्रेस का मतदाता है वो कांग्रेस को वोट दे रहा है, जो बसपा का है वो बसपा को दे रहा है, वो दूसरे को वोट नहीं दे रहा है। ये मैंने विभिन्न पूरे देश में मेरी बहुत चर्चा हुई लोगों से, तो उन लोगों ने जो अपना आकलन मुझे बताया कि हमारी चर्चा जो हुई उसमें ये है। अब प्रश्न ये उठता है
कि कांग्रेस राहुल गांधी की बात, तो ये मैं समझता हूँ कि वायनाड की जनता के साथ भी धोखा कर रहा है और अमेठी के लोगों से भी धोखा कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब दोनों को धोखे में रख रहे हैं और एक अच्छी परंपरा नहीं मानता मैं इसको, लेकिन इसके पहले भी कई बार लोग दो जगह से खड़े हुए, एक से हार गए या दोनों से जीत गए। इंदिरा गांधी ने भी 2 जगह से चुनाव लड़ा था, बराबर, और 2 जगह से जीत गए। अब जीतने के बाद एक जगह से छोड़ा, उस जगह पर फिर से चुनाव होना है। जी बिल्कुल राधा वल्लभ जी, और ये बातें कहीं ना कहीं सामने भी आ रही हैं। और सवाल मेरा आपसे दिनेश निगम जी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से राधा वल्लभ जी ने बताया, मान लीजिए 2 जगह से अब राहुल गांधी जो है वो चुनाव जो है लड़ रहे हैं, वायनाड से भी और अब रायबरेली से भी, और मान लीजिए दोनों जगह से अगर जीत जाते हैं तो किस सीट को छोड़ेंगे? परंपरागत सीट को जो विरासत में मिली है उसे बचा कर रखेंगे, या वायनाड की जनता के साथ रहेंगे जो उनका हमेशा से पक्ष लेती आई है, जो उनका वोट बैंक रही है? और कहीं ना कहीं इसको लेकर, उपचुनाव को लेकर जिस तरह से अभी राधा वल्लभ जी ने बात की है, तो राजनीति के द्वार प्रियंका गांधी को खोलने को लेकर उपचुनाव की बात तो लगातार सामने आ ही रही है ट्वीट के बाद से। देखिए क्या है कि इसमें बहुत स्पष्ट जो दृश्य है वो सामने देखने को मिल रहा है कि रायबरेली का जहाँ तक मामला है, तो रायबरेली के बारे में जब सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा का फार्म भरा था और जब उनका चयन हुआ था, तो उन्होंने रायबरेली की जनता के नाम से पत्र जारी किया और उन्होंने ये कहा था कि ये परंपरा जो आप लोगों के बीच में पारिवारिक हमारे आपके बीच में बनी हुई है, इसको मैं टूटने नहीं दूंगी, है ना। तो ये तो उसी समय इशारा हो गया था कि परिवार का ही कोई सदस्य इस सीट से चुनाव लड़ेगा। अब रहा सवाल ये कि इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी दी गई थी, तो लग रहा था 90% नाम उन्हीं का तय होगा और उन्हीं को सामने लाया जाएगा। अब जो 2 जगह लड़ने की आपने बात करी कि एक कौन सा माइनस किया जाएगा, तो मेरा अपना खुद का जो मानना है, वो मेरा अपना मानना ये है कि जो वायनाड है, वायनाड से राहुल गांधी जीतते हैं और रायबरेली से भी यदि चुनाव जीतते हैं, तो मुझे लगता है कि वो रायबरेली को छोड़ देंगे अपनी बहन के लिए और वहां से फिर बहन को उस परंपरा को कायम करने की, जो सोनिया गांधी ने कहा था कि पारिवारिक जो संबंध है वो मैं अपने जीते जी टूटने नहीं दूं। उन्होंने कहा था मैं अपने जीते जी टूटने नहीं दूं, तो वो टूटने नहीं दूं का हो सके रायबरेली से वो जो है प्रियंका जी को लड़ाया जाए और वो वायनाड से अपना कंटिन्यू रखे राहुल गांधी जी, है ना। दूसरा सवाल आपका जो है कि दूसरा आपका सवाल क्या था, थोड़ा सा रिपीट करें प्लीज। मैंने सर आपको पूछा था, क्योंकि सीट को लेकर एक तो असमंजस बना हुआ है, उपचुनाव को लेकर जो बातें की जा रही थी उसको लेकर मैंने आपसे सवाल किया था। देखिए उपचुनाव का क्या है कि अभी अगर आप देखें तो बाई इलेक्शन जिस तरह से जो जनरल चुनाव हुए हैं उसमें कई बार ऐसे हुए हैं कि 1-2 प्रत्याशियों की अचानक डेथ हो गई या बाद में बीच में 2 दिन या 15 दिन या 2 महीने या 5 महीने बाद उसकी डेथ हो गई, तो बाई इलेक्शन तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये निश्चित है कि अगर रायबरेली से जो है राहुल गांधी त्यागपत्र जीतने के बाद त्यागपत्र देते हैं और वो सीट में बाई इलेक्शन होता है, तो कोई बहुत बड़ा बमंडर नहीं हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी जगह अपने बाई इलेक्शन हो जाए। भाई अब अपन ने कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं कि अपन नहीं कह सकते कि 5 साल में कितने कहाँ क्या स्थिति बनेगी और कितने जगह बाई इलेक्शन की नौबत आ सकती है। तो मेरा अपना मानना की है कि रायबरेली ही जो है वो माइनस अगर जीतते हैं तो। अब रहा सवाल एक, आपने सूरज जी आपने जो प्रधानमंत्री जी की जो टिप्पणी करी है ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो वायनाड से भागे। देखिए क्या है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो राष्ट्रीय दल होते हैं उसके मुखिया एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये बहुत लंबे अरसे से चली आई है और वो होना भी चाहिए। लोकतंत्र में एक दूसरे की खिंचाई नहीं करेंगे तो जनता को प्रभावित कैसे करेंगे अपने प्रति, जब प्रभावित करेंगे तभी तो जनता के ज्यादा से ज्यादा वोट खींच पाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने जो इशारा किया है वो अपनी खुद की भावना उन्होंने प्रकट की है कि उनको लगता है कि भाग के चले आएंगे। ठीक है, ये जो आपने कहा कि ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप तो सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन जनता को आकर्षित करने के लिए विपक्षी दलों को, विपक्षी दल के नेताओं पर तंज कसना अब तो ये शिष्टाचार में शामिल हो गया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है, जैसा कि जब हम बात कर रहे हैं 2024 में संभावना है कि क्योंकि 2024 में एक समिति बनी है एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए। ऐसी स्थिति में जयराम रमेश का जो ट्वीट है, जयराम रमेश जो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ा करके उपचुनाव में संसद भेजा जाएगा। लेकिन क्या यदि ये सोनिया गांधी अभी चुनाव लड़ लेती हैं, अभी जीत कर चली जाती, तो जनता के ऊपर से, उस क्षेत्र की जनता के ऊपर से
से एक चुनाव के खर्च का बोझ कम हो सकता था। ये इस दिशा में बात होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि रमेश शर्मा जी इस दिशा में आप बात रखें। और दूसरा एक मेरा सवाल है, क्या राहुल गांधी, दिनेश प्रताप सिंह जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनकी स्थिति क्या होगी, वहां कैसी टक्कर देखने मिल सकती है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि रायबरेली का चुनाव जो है वो रोचक है जी। और टक्कर अच्छी ही होगी। और राहुल गांधी अगर वहाँ से जीत जाए तो ये इसको कोई आश्चर्य नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिनेश प्रताप सिंह जी उतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है वहाँ पर राहुल गांधी जी के सामने, एक बात की। और मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस की अपनी रणनीति है और इस रणनीति में उन्होंने ऐन वक्त पर थोड़ा सा बदलाव किया है। पहले जो खबरें आ रही थी वो खबरें ये आ रही थी कि राहुल गांधी वायनाड से ही लड़ेंगे और प्रियंका जी या वाड्रा जी में से कोई एक व्यक्ति रायबरेली से लड़ेगा। और मीडिया में वाड्रा जी ने कई बार कहा भी था, तो ये चूंकि कहा था वो भी उन्होंने रणनीति के तहत ही कहा होगा। तो कुल मिलाकर के रायबरेली से तो किसी न किसी परिवार को, जो दिनेश निगम जी ने कहा, किसी न किसी व्यक्ति को तो चुनाव लड़ना था, ये बिल्कुल तय था। यद्यपि एक बीच में ये चर्चा भी आई कि प्रियंका जी अमेठी से लड़ लें और राहुल गांधी रायबरेली से लड़ लें, लेकिन ऐन वक्त पर जो मुझे लग रहा है कि उन्होंने रणनीति बदली और एक स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने प्रियंका गांधी जी को फ्री किया। और बहुत संभव है कि अगर राहुल गांधी दोबारा जीत जाए, दोनों जगह से जीत जाए, तो वो यहाँ से जो त्यागपत्र देंगे तो उसके स्थान पर प्रियंका जी या वाड्रा जी आ जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक दूसरी कांग्रेस की ये रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप वायनाड में इस बार देखेंगे तो पिछले बार सारे विपक्ष का समर्थन जो था वो राहुल जी के साथ वायनाड में था। इस बार क्योंकि वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और माइनॉरिटी का कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये जो सीट है वायनाड की, ये मालाबार क्षेत्र की वो सीट है जहाँ रजाकारों का बड़ा प्रभाव है और माइनॉरिटी थोड़ी सी जरा कट्टर किस्म की माइनॉरिटी है। मालाबार के अगर दंगे आपने 1922 के पढ़े होंगे तो पिछले 100 वर्षों से वो बहुत कट्टर है। ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थन का जो व्यक्ति माइनॉरिटी का खड़ा है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को थोड़ी सी वहाँ पे समस्या हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने सेफ सीट जो है रायबरेली चुनी है। अब दूसरी जो खर्चे की बात जो आपने कही है, वन नेशन वन इलेक्शन निश्चित रूप से ये देश का बहुत सारा खर्चा बचाएगा। इस पर हालांकि अभी विपक्ष इस पर बिल्कुल सहमति नहीं है, लेकिन जयराम रमेश जी ने भी ट्वीट करके केवल ये उन्होंने ट्वीट केवल इसलिए किया है कि इस पर किस तरह की राय आती है, जनमानस इस पर क्या बनता है। अभी हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की कोई निकट भविष्य में संभावना नहीं दिखती है। अगर मोदी जी को या उनके एनडीए को 2/3 बहुमत मिल गया, उसके बाद फिर ये सारी संभावनाएं होंगी। फिर देश का आकलन भी होगा कि जिन विधानसभा चुनाव का 1 साल कम रह गया है, जिनको 1 साल आगे आ गया, धीरे धीरे ये एक साथ लागू नहीं होगा, इसको 2-3 चरणों में इसको ये लागू होगा। ये जो बीच में अभी खबरें आई थी, तो स्वाभाविक रूप से अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो उससे खर्चा तो बचेगा ही। सोनिया गांधी जी के दोबारा अब चुनाव लड़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी अब ऐसा नहीं है कि वो प्रचार कर सके। वो राज्यसभा से रास्ता ढूंढ रही हैं निश्चित रूप से, और इसीलिए उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में प्रियंका गांधी को प्लांट किया हुआ है। वो देश भर में चक्कर लगाएंगी। हालांकि बहुत संभावना इस बात की भी है, अगला जब भी कभी चुनाव होगा तो जिस तरीके से इंदिरा जी कांग्रेस की एक चेहरा बनी थी, वैसा प्रियंका जी बने। क्योंकि एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, प्रियंका जी को अगर आप देख रहे हैं, उनका कहने का लहजा, उनका और खास तौर से जो उनका फोटो खींचा जाता है, ये कहीं ना कहीं पूरी रणनीति के तहत उन्होंने इंदिरा जी के वीडियो वो देखे होंगे, वो किस प्रकार बोलती हैं, किस प्रकार चलती हैं। 2-3 वीडियो मैंने ऐसे भी देखे जब वो चल रही हैं, तो बिल्कुल इंदिरा जी की तरीके से स्टेप उठाती हैं, एक से उठा करके एक। तो उन्होंने, मुझे लग रहा है कि उन्होंने वीडियो देख करके ये अभ्यास किया है, क्योंकि उनका लुक भी इंदिरा जी की तरह है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रणनीति के तहत अब इस चुनाव में प्रियंका जी को रोका गया है। बाई इलेक्शन या अगले इलेक्शन के लिए हमको तैयार रहना चाहिए कि वो चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल ठीक कहा रमेश जी आपने, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने जयराम रमेश जी के ट्वीट की भी बात की है, उन्होंने भी ट्वीट में ये कहा है कि प्रियंका गांधी को लेकर एक खास रणनीति तैयार है और वो राजनीति में कूद सकती है। लेकिन सूत्र जो कहते हैं, राधेश्याम अग्रवाल जी, सूत्र ये कहते हैं कि बीजेपी जो परिवारवाद का आरोप लगाती है उससे परहेज करने के लिए प्रियंका गांधी चुनाव से पीछे हटी है। इसके साथ ही अगर वो चुनाव लड़ती तो 3 परिवार से 3 लोग संसद में हो जाते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, क्योंकि राज्यसभा में है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो आरोप लगाती है वंशवाद वाला, उसको बल मिलता है, इसलिए प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव से पीछे हट गई है। कितना ठीक है ये? मैं इसको नहीं मानता। प्रियंका गांधी को तो इंदिरा गांधी की प्रतिमूर्ति मान के सोनिया जी वो कर रही हैं जो चाह रही हैं। तो दक्षिण भारत में और हिंदी प्रदेश में दोनों में उनकी साख हो जाए, वायनाड से राहुल जी जीत जाते हैं, दोनों जगह से जीतते हैं। तो सोनिया गांधी चाहेंगी कि उनको प्रियंका गांधी को
रायबरेली से लड़ाया जाए, जब उपचुनाव जीतने के ऊपर है। और भाई साहब शर्मा जी ने अभी बताया, वाकई में उनमें जो प्रियंका में है वो बोलने में भी उनकी जो बोलती हैं तो वो भी ऐसा लगता है कि भाषा शैली में कि इंदिरा गांधी बोल रही को। हमने इंदिरा गांधी जी के अपने ज़माने में भाषण भी सुने हैं, सब चीज़ें सुनी हैं। तो ये तो मान के चलें कि ये अगर दोनों उपचुनाव हुए, एक दोनों में भी कोई का भी एक चुनाव हुआ तो एक उपचुनाव में प्रियंका गांधी वहाँ से उम्मीदवार होंगी, भले वो वायनाड हो भले ही रायबरेली हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कोई भी सीट हो वहाँ से जो बात कही गई कि वायनाड की बात कही गई, रायबरेली की बात कही गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यदि वो दोनों सीट जीत जाते हैं तो क्या होगा। लेकिन संभावना ये भी है क्योंकि जनता तय करती है, जब अमेठी सीट से 2019 में राहुल गांधी हार सकते हैं तो रायबरेली से जीतने की कितनी संभावना है, पहली चीज। और दूसरी बात जो सामने आ रही है कि वायनाड में भी जो वहाँ के सत्ताधारी दल के समर्थन प्राप्त प्रत्याशी है वो कितनी कड़ी चुनौती देंगे। देवदत्त दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगा कि यही बात जो सामने आ रही है, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब प्रत्याशियों की घोषणा पहले चरण के मतदान के बहुत पहले से कर रही थी कांग्रेस, कई सीटों पर कर दी थी, फिर आज नामांकन का आखिरी दिन, आज ही ऐलान करना था। और ये भी जो हमारे सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी से लंबी चर्चा हुई है, कल दिन भर चर्चा हुई है, उसके बाद ये घोषणा की गई है। तो ये आखिरी दिन का इंतजार किया गया या इसके पीछे कोई और रणनीति थी? ये रणनीति के तहत ही इंतजार किया गया होगा। हाँ। कई बार होता है ऐसा कि भाजपा हो सकता पहले से करते थे, कोई हैवी वेट प्रत्याशी वहाँ ला देते। हाँ। और एक भी एक तर्क दिया गया होगा कि 2019 की जब इतनी मोदी लहर थी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, तब भी रायबरेली से सोनिया गांधी 1.5 लाख से भी ज़्यादा मतों से चुनाव जीत गई थी। तो इस कारण अमेठी की बजाय रायबरेली एक सुरक्षित सीट गांधी नेहरू परिवार के लिए मानी गई होगी कि 2019 में भी जब पार्टी का साथ दिया है तो राहुल गांधी के लिए भी साथ मिल जाएगा इस बार, लगभग वैसी ही परिस्थितियाँ हैं। तो ये सब रणनीति के तहत है। राजनीतिक दल कोई भी काम बगैर रणनीति के तहत नहीं करते। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यदि ऐसे ही छोड़ देते तो जो इस बार सपा के साथ गठबंधन है, कुछ माहौल बनाने की कोशिशें हैं, वो तभी कुछ आगे बढ़ती जब वहाँ से कोई रायबरेली या अमेठी से कोई एक इस परिवार का सदस्य चुनाव लड़े। और ये भी है कि रायबरेली में जब इंदिरा गांधी को 77 में राजनारायण से हरा दिया था उपचुनाव, चिकमगलूर से उपचुनाव जीती, और फिर जब 80 में दोबारा रायबरेली गई तो उनको भारी बहुमत से जिताया। तो ये भी है कि राहुल गांधी को अमेठी से हराने के बाद वो वायनाड चले गए और अब हो सकता है थोड़ी बहुत सिंपैथी उनके साथ बड़ी हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो राजनीति में बहुत स्पष्ट दिखती हैं कि यही सब है कि गुणा भाग लगाते हैं कि इसके लड़ने से क्या होगा। और एक तरह से प्रियंका गांधी के बारे में जो सभी साथियों ने चर्चा की है, तो वही है कि वो स्टार प्रचारक रहेंगी और अधिकांश समय उनकी डिमांड भी ज़्यादा है। कांग्रेस में यदि सबसे ज़्यादा डिमांड है तो प्रियंका गांधी की है, उनके प्रत्याशी जो सभाओं की मांग करते हैं। तो इस कारण उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया हुआ। और स्वाभाविक है कि जब राहुल गांधी 2 जगह से लड़ रहे हैं तो एक सीट यदि वो खाली करते हैं तो उसके लिए प्रियंका एक है एक तरह से जिसको कहते हैं कि स्पेयर में कि उनको उपयोग कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा देवदत्त दुबे जी, क्योंकि जिस तरह की रणनीति कांग्रेस की अब हम देख रहे हैं, आखिरी दिन पर प्रत्याशियों की घोषणा करना, उसके बाद इस तरह के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जयराम रमेश का जो ट्वीट है उसके बारे में चर्चा करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि भाजपा जो आरोप लगा रही थी उन्हें उन सिचुएशंस को, उन स्थितियों को यहाँ पर जयराम रमेश ने क्लियर किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है, कल्पना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कि चुनाव की लंबी प्रतिक्रिया है, शतरंज की कुछ चालें अभी भी बाकी है, किस और इशारा करती है ये? देखिए ऋषिका जी, कांग्रेस क्या सोच के क्या करती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जितना डिस्कशन हुआ उसमें एक चीज़ ज़रूर थी कि प्रियंका गांधी में जो गांधी दिखती है, मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक बहुत बड़ा वोटर है जो उस सारे फेज को देख ही नहीं पाया, जिन्होंने इंदिरा गांधी को कभी देखा ही नहीं, जो नहीं कभी जानते। सिर्फ हाँ वो उनका इतिहास जरूर, हम जैसे लोग, हमारे समय में इंदिरा गांधी नहीं थी, हमने उनका सिर्फ सुना, देखा, सिर्फ सुना है। तो जो एक लंबा फेज हो गया है उस सारे समय को निकालने के बाद। दूसरा, जब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई थी, मैं आपके सवाल पे बाद में आऊंगी, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो जब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ध्यान में रखकर दी गई थी कि ये वो फेज है जो इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं
एक प्रतिनिधित्व रखेगा, लोगों के बीच में सिंपैथी जाएगी, लोग उनको वोट देंगे। ये सारी चीजें उस समय सोच करके ये थी। नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, ये कॉन्सेप्ट भी इसीलिए आया था। तो ये सारी चीजों को जनता ने एक तरह से, एक उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरह से नकारा था। ये बताने के लिए काफी था कि वो दौर गुजर गया है, अब आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा जनता के बीच। देखिए, चाल ढाल रवैया ये चीज मायने रखते हैं, लेकिन ये आपकी कार्यशैली के बाद मायने रखते हैं। आप क्या काम करते हैं जनता के बीच में, आप क्या दिखाना चाहते हैं, आपके विजन क्या है। जब तक आपका विजन जनता के बीच नहीं जाएगा, क्योंकि आज की और उस दौर की जनता में एक अंतर है। उस दौर में जब इंदिरा गांधी नहीं रही, सिंपैथी वोट मिला, राजीव गांधी को मिला, ये सारी चीजें उस दौर में हुआ करती थी। आजकल के लोग बहुत जल्दी भूलने में विश्वास करते हैं। देखिए, जैसे बीजेपी अभी इलेक्शन जिस तरह से हुआ, उससे पहले राम मंदिर का मुद्दा निपट गया। आप देखिए, हर फेज के इलेक्शन में मुद्दे चेंज हो रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि जनता को नए नए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। जनता तक रीच किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जरूरी तब होगी जब वो नई नई चीजों से उनको कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे विषय ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। अगर जिस तरह से जय रमेश ने ये कहा कि हमारे पास क्या खेल में आगे क्या होगा, चाले, लेकिन उसका इस्तेमाल कब होगा? जब सारे फेज के इलेक्शन हो जाएंगे, जब आपके पास सिर्फ ये बताने के लिए होगा कि ईवीएम में गड़बड़ है, ये नहीं है। उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें, ये बहुत अच्छा अवसर था जिस समय, क्योंकि देखिए बीजेपी के पास बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, क्योंकि उनके जितने भी मीन जो वो थे वो सारे उन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं। आज वो जनता के बीच सिर्फ कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुछ खामियों को लेकर या अन्य जिन जिन विषयों को लेकर जा रहे हैं, उन सब से अलग अगर आप कुछ नया जनता के बीच जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है जो आने वाला जो फेज है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिल सकता था। लास्ट मोमेंट पे ये चीजें कर देना जरूर राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि इसका कितना लाभ कांग्रेस को मिलता है। लेकिन स्ट्रेटेजी में चेंज करने का बहुत अच्छा अवसर था। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी उन चालों को समझने में इतना समय ले रही है कि वो गेम आउट हो जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा कि ये बदलाव की बात है और जो परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन भी इसलिए किया गया ताकि ये प्रभावशाली हो सके। लेकिन राधा वल्लभ शारदा जी, आपके पास आना चाहूंगा और सीधा सवाल कि 1975 के बाद लगभग 5 दशक का समय, ये पहला मौका है जब अमेठी सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रत्याशी नहीं है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, कांग्रेस में अगर हम बहुत गहराई से देखें जी, तो न खरगे कहीं लगते हैं और न अब सोनिया गांधी कहीं लगती है। पूरे देश में अगर लोग चेहरा पहचानते हैं तो वह है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी के बाद में की भाषा जो है, भाषा शैली या उनके जो कमेंट्स हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। तो ये कहते हैं तो इसकी पढ़ाई लिखाई क्योंकि विदेश में पढ़े हैं तो हिंदी कहाँ से आएगी। तो मैंने मेरे एक मित्र से पूछा भी था कि यार ये जो भाषण देते हैं और ये जो बोलते हैं तो इनको कौन पढ़ाता है। तो प्रियंका गांधी के लिए तो जैसे वो थे, क्या नाम उनका, कृष्णन, वो उनके गुरु थे। लेकिन अब इनके गुरु कौन है? इनके गुरु है, क्या नाम उनका, आपके नाम भूल रहा हूँ मैं, सेम पित्रोदा। हाँ, सेम पित्रोदा। सेम पित्रोदा। अब सेम पित्रोदा भी हिंदी के कितने बड़े ज्ञाता हैं ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो भी विदेश के हैं, विदेश में रहने वाले हैं, अंग्रेजी कल्चर है पूरा का पूरा। अब वहाँ से हारना और जीतना, वर्तमान में जो स्थिति चल रही है और जो बात होती है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, इसमें आपस में ही कलह है और उस कलह का फायदा और उस कलह से नुकसान, इन दोनों चीजों को सोच के कांग्रेस ने ये निर्णय लिया। अच्छा, ये इसको कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सरप्राइज दिया देश को। सारे लोग ये कह रहे थे कहीं से कोई लड़ेगा नहीं यहाँ से दोनों सीट से, तो ये सरप्राइज है। अब ये सरप्राइज कितना हकीकत में बदलता है ये समय बताएगा। बिल्कुल राधा वल्लभ जी, ठीक कहा आपने। सरप्राइज तो ये है क्योंकि आखिरी दिन पर प्रत्याशियों की घोषणा और हैरान कर देने वाले प्रत्याशियों की घोषणा, ये सभी में दिलचस्पी बनी हुई है क्योंकि रायबरेली का जो चुनाव है अब दिलचस्प होने वाला है। लेकिन एक बात आपने जिस तरह से कही कि ना प्रियंका गांधी को जानते हैं, ना सोनिया गांधी को जानते हैं, राहुल गांधी को जनता वो जानती है। और कल्पना जी ने जिस तरह से कहा इंदिरा गांधी की, क्योंकि हम बात कर रहे थे बेहद, वो ठीक है क्योंकि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश कर रही है उनके तौर तरीकों को, उनके चाल चलन को। लेकिन जो आज का वोटर है उसने इंदिरा गांधी को न देखा है, न
सुना, उनके बारे में कुछ सुना होगा, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि जो आज का जो वोटर है, साइलेंट वोटर है, कि उसने इंदिरा गांधी के भाषण भी सुने होंगे। कहीं ना कहीं दिनेश निगम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर बातचीत सामने आ रही है, जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई उसमें भी जब ये देखा गया, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर भी मैं यहाँ पर आगे बात रखूंगी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया गया कि रायबरेली जो है वो बेहद सुरक्षित सीट थी कांग्रेस के लिए। अमेठी जो थी वो 50% थी, उस पर संभावना थी। पहले प्रियंका गांधी आगे थी, उनके भाषणों में भी ये सब सुना गया कि वो चुनाव लड़ेंगी, और एकदम से वो पीछे हट गई। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की नाकामी जो है वो कार्यकर्ताओं में देखी गई, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने ये सुझाव दिया कि प्रियंका गांधी अभी पीछे रहे और राहुल गांधी जो है वो रायबरेली सीट से लड़े सर्वे के बाद। क्या है, सबसे बड़ी बात राहुल गांधी के सामने आने का मेन कारण ये है कि ये इनका जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें जो आपस में तालमेल हुआ है, उसमें कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट के रूप में राहुल गांधी को शामिल किया गया, सोनिया गांधी को उसमें शामिल नहीं किया गया। एनडीए का जो गठबंधन है उसमें अगर आप देखें तो आप जाकर के बैठ जाएं, ये बात दूसरी है, लेकिन वो जो उनकी कमेटी बनी है, उनका जो कार्यकारिणी बनी है, उसमें प्रियंका गांधी तो है नहीं, उसमें राहुल गांधी ही है। तो इंडिया कैसे एकदम से स्वीकार कर लेती? मेरा अपना मानना ये है कि इंडिया गठबंधन के इशारे पे से ही उन्होंने प्रियंका गांधी को भाई पीछे रखा है। अभी बोल दिया गया कि आप अभी न्यूट्रल रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि सीट शेयरिंग जब हुई यूपी में, तो सपा प्रमुख जो है अखिलेश यादव, उन्होंने भी ये कहा कि गांधी परिवार से कोई एक ही व्यक्ति लड़ेगा तो ज्यादा सही रहेगा, इसलिए प्रियंका गांधी पीछे हटी। नहीं तो निश्चित रूप से उन्होंने तो पहले ही जो 16, 17, 15, 16 सीटों का जो समझौता हुआ है, तो उन्होंने जब ये सीटें उनको आपस में बंटवारा किया, तभी उन्होंने कहा था कि आपके परिवार से एक, आप या अमेठी या रायबरेली से एक किसी कोई भी ले लीजिए, चाहे अमेठी ले लीजिए या रायबरेली। अब सवाल ये है कि जहाँ तक अमेठी को छोड़ने का सवाल है ना, लोग कह रहे हैं अमेठी ऐसा नहीं, चूंकि गठबंधन ऑलरेडी इंडिया का हो चुका है, तो इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि गांधी परिवार ने पूरी तरह से उसको अमेठी को भूल गए या अमेठी को निगलेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं उसका। लेकिन अब वो गठबंधन का प्रत्याशी है, केएल शर्मा गठबंधन के प्रत्याशी है, उनको इंडिया गठबंधन के रूप में वो बनाया, उम्मीदवार बनाया गया है, तो अपन ये तो कह ही नहीं सकते कि एक तरह गांधी परिवार ने उनको अमेठी को वो कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ये नहीं कहा जा सकता। तो सवाल, जहाँ तक सवाल ये है कि रायबरेली के राहुल गांधी के बारे में, तो इसमें कोई दौरानी इस बात को नहीं ठुकराया जा सकता कि जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रयास किया, जिस तरह से राहुल गांधी ने देश की जनता को जोड़ने के लिए जो कुछ भी किया, पद यात्रा की, न्याय यात्रा करी, जो भी यात्रा करी, उसको लोग ढोंगी भी कह सकते हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, किसी रूप में भी लोग कोई कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है, मेरा अपना जो मैं देखना है, मैंने भी कई चुनाव देखे हैं, मेरा अपना ये है अनुभव के यात्रा से, राहुल गांधी के आने से और राहुल गांधी के पद यात्रा से निश्चित रूप से कांग्रेस में और कहीं नहीं तो दक्षिण में बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई है। ठीक है ना, दक्षिण में बहुत ज्यादा, और उसके रिजल्ट भी सामने आए। है ना, जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा, पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, एक सेकंड लूंगा आपको, और तो वो जो जिस तरह से ऊर्जा दक्षिण में पैदा हुई है, और तो दक्षिण में जो लग रहा माहौल देखने को मिल रहा कि कांग्रेस की एक बड़ा मैंने ज्यादा ताकत से उभर के आएगी, तो उससे वो जो जय रमेश जी की आप बात कर रहे हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी जो इलेक्शन, दोनों विधानसभा एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप, जो वो संभव नहीं है, क्योंकि वो सपना जो है भारतीय जनता पार्टी का 2019 के लिए था, 21 के लिए, 2024 में नहीं है कि 2024 में भी हम ऐसा करेंगे, वो 2029 के लिए उन्होंने सपना सजोया था, और वो सपना भी जब साकार होगा जब आपके पास 2/3 बहुमत होगा। चलिए ठीक है, तमाम चीजें आपने जो कही, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, फिर उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तमाम 2 यात्राएं हुई, राहुल गांधी ने देश को जोड़ने की कोशिश की, दक्षिण में कितना असर हुआ आपने उसका विश्लेषण किया है। लेकिन रमेश शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा 2 सवाल। पहला कि जिस तरह से आज अमेठी में नामांकन रैली में प्रियंका गांधी ने कहा, हालांकि वो नहीं लड़ रही हैं, हमारा विषय ही वो है कि मैं लड़की हूं, नहीं लड़ सकती हूं, तो प्रियंका गांधी ने जो कहा कि हम अब अमेठी में सेवा का काल शुरू करेंगे। केवल 2019 में अमेठी सीट हारी है कांग्रेस, इतने वर्षों तक अमेठी सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, तब सेवा की
याद नहीं थी कि जनता की सेवा करना। दूसरी बात, हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। अभी हमने संभावना पर बात की कि यदि राहुल गांधी दोनों सीट से चुनाव जीत जाते हैं तो रायबरेली की सीट से वो त्यागपत्र देंगे, प्रियंका वहां से चुनाव लड़ेंगी और सदन में पहुंचेंगी। लेकिन यदि राहुल गांधी दोनों सीट से हार जाते हैं तो राहुल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? देखिए, मोटे तौर पर दोनों सीट से हारने की संभावना कम है। हाँ। यदि अगर हार भी जाते हैं हाँ। तब भी वो सक्रिय रहेंगे और जिस तरह की उन्होंने यात्राएं की हैं वो यात्रा सक्रिय रहेंगे, क्योंकि उस यात्राओं से, उनकी दोनों यात्राओं से उन्हें कितना लाभ मिलता है, कांग्रेस को सीट कितनी मिलती है, ये तो भविष्य बताएगा। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मान करके चलिए कि उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता चार्ज हुआ है। निचले स्तर पर जो कांग्रेस का कमिटेड वोटर है, वोटर दो प्रकार का होता है। एक तो कमिटेड वोटर होता है किसी भी पार्टी का, और कमिटेड किसी भी पार्टी के विरुद्ध होता है, और एक वोटर वो होता है जो वातावरण देख करके, मुद्दे को देख करके वोट करता है। तो कांग्रेस का कुछ भी हो, एक कमिटेड वोट बैंक है देश में। तो वो जो कमिटेड वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी की उन यात्राओं से आत्मविश्वास आया है, निचले स्तर का कार्यकर्ता जागृत हुआ है। तो हारने की संभावना तो उसमें मुझे थोड़ी सी कम दिखती है। अगर हार भी जाएंगे तो वो स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा अनुमान भी यही है, अगर वो जीत जाते हैं दोनों जगह से तो रायबरेली की सीट पर अगले उम्मीदवार या तो प्रियंका ही हो सकते हैं या रॉबर्ट वाड्रा हो सकते हैं। इन दोनों में से एक होगा। और ये जो आपने पूछा था कि एन वक्त पर उम्मीदवारों की, कई बार ये रहता है कि किस तरीके से पार्टी की रणनीति रहती है। आपको अगर याद होगा, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने एंड टाइम पर माधवराव सिंधिया को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर खड़ा किया और अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। फिर भाजपा ने इस पर सावधानी बरती, और जब अटल बिहारी वाजपेयी 89 में विदिशा से चुनाव लड़ने आए, 2 बजे, कल्पना कर सकते हैं 2 या 2:30 बजे नॉमिनेशन का लास्ट समय था, अटल जी 12 बजे विदिशा में लैंड किए और उन्होंने भर्ती रखा। तो मुझे जो लग रहा है कि एन वक्त पर केवल नाम इसलिए घोषित किया गया है कि कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके, जैसा कि अमेठी में प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके राहुल गांधी जी को हरवाया था, ठीक उसी प्रकार से कोई बहुत स्टार दबंग किस्म का आदमी जैसे योगेंद्र नाथ योगी जैसे है, कोई और भी कोई व्यक्ति है, या मान लीजिए खुद मोदी जी सीट बदल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, वो गुंजाइश ना हो, इसलिए वो एन वक्त पर उन्होंने ये कुल मिलाकर के तय जैसा मेरा पहला सवाल था कि प्रियंका ने अमेठी में जो बात कही कि अमेठी में अब हम सेवा काल शुरू करेंगे, निश्चित रूप से वो इस मामले में अमेठी में सक्रियता दिखाएंगे। आप अगर देखेंगे तो वो अपना जो फोकस करेंगे चुनाव प्रचार में, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अमेठी में फोकस करेंगे। और ये चुनाव चाहे जैसा हो, वो जो केदार शर्मा जी लड़ रहे हैं उनका परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन मान करके चलिए कि अगला चुनाव जो भी होगा उसमें कांग्रेस अमेठी से कोई बहुत दमदार उम्मीदवार या तो उनके परिवार का ही होगा या कोई बहुत दमदार होगा, और कहीं ना कहीं अमेठी को दोबारा अपनी जड़ें जमाने की प्रियंका जी प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा रमेश जी आपने, क्योंकि संभावनाओं की हम बात कर रहे हैं। अब सीक्रेट रणनीति कांग्रेस ने बना ली है और लगातार जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, हैरान सभी को कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि सीक्रेट जो रणनीति है वो कितनी काम आती है। राधेश्याम अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहूंगी, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं इस पर आपकी लेना चाहूंगी। और क्योंकि जयराम रमेश के ट्वीट की हम बार बार बात कर रहे हैं, बीजेपी के आरोपों पर वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज और ये कही है कि ये जो अब निर्णय है वो बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कोट करके, उन्होंने कहा कि इस निर्णय से बीजेपी, उनके समर्थक चापलूस धराशाही हो गए हैं। बेचारे स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। देखिए, जयराम नरेश जो बोल रहे हैं वो अपनी बात बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में एक केडर बेस्ड पार्टी है, तो उनके जो संगठन में जो शीर्ष स्तर पे बैठे हैं उनको ये नहीं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या अमेठी या रायबरेली कहीं से भी किसी देश में आज चुनाव हो जाए, मैंडेट जो पूरे देश में फैला हुआ है, वन नेशन वन करके, उसके बाद मोदी लहर पूरे देश में है। थोड़ा परिवर्तन वोटों का कम ज्यादा हो सकता है और मोदी लहर को कोई मिटा नहीं सकता। हमारी कई जगह लोगों के बीच में बात हुई, पूरे ग्राउंड लेवल तक मोदी है, भले ही महिलाएं वोट डालने नहीं जा रहे हैं। रायबरेली सीट मोदी लहर से बच गई है। बस रायबरेली तो निश्चित बची है, क्योंकि सोनिया गांधी 1,70,000 वोटों से जीती है, और ये वोट उनके लिए बहुत सेफ है राहुल गांधी के लिए। ये भी जीतेंगे और वायनाड भी जीतेंगे। बराबर सेफ सीट है, सेफ सीट के लिए उन्होंने वहां से कूच किया है। और जो जैसा कि इस बात को लेकर के सियासी बाजार में
चर्चाओं का बाजार गर्म है सियासी गलियारों में। तो इस बात को लेकर जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो हार के डर से वहां से पलायन कर गए हैं, उन्हें रणछोड़ दास की उपाधि दी गई है, ये तमाम चीजें यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ ये था कि रायबरेली सीट और अमेठी सीट से गांधी परिवार का कौन सा सदस्य होगा जो प्रत्याशी बनकर आएगा और कांग्रेस का चेहरा वहां पर बनेगा, तो अब वो उन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या वहां मुकाबला कैसा होगा, क्योंकि एक तरफ जहां दिनेश प्रताप सिंह है राहुल गांधी के सामने, अमेठी में इस बार जैसा कि कहा जा रहा है कि अमेठी, स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि अमेठी से कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जो है वो तो ये कह ही रही है कि राहुल गांधी जो है वो उनके सामने हार गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी ने सरेंडर कर लिया है। तो बेहद जो अमेठी और रायबरेली सीट का मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ किशोरी लाल शर्मा और स्मृति ईरानी, एक तरफ दिनेश प्रताप सिंह और इसके साथ ही उनके सामने जो है वो है राहुल गांधी। तो कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प ये मुकाबला सूरज जी हम देखेंगे इस बार। बिल्कुल ये मुकाबला होने वाला है कि हालांकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है कई मायनों में, यदि हम चुनाव प्रचार की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो अलग अलग रंग और अलग अलग तस्वीर, और तस्वीर में भी अलग अलग रंग हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां अब राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह के सामने, और अमेठी में जैसा कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली, तो वास्तव में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वहां पर वो स्मृति ईरानी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सही मेहमानों का देवदत्त दुबे जी, राधा वल्लभ शारदा जी, रमेश शर्मा जी, कल्पना शर्मा जी, साथ ही दिनेश निगम जी और राधेश्याम अग्रवाल जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर एक ऐसे ही मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।